हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस तीसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 32 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 13 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। तो मेरे भाई 13 से यहाँ पर 32 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 13 के अंदर यहाँ पर प्लस 19 करके यहाँ पर लिखा गया है 32। यानी कि 13 के अंदर प्लस 19 कर देंगे तो 13 और 19 मिलकर बन जाएगा 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सेम इसी 13 की तरह इस 18 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 19 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 19 मिलकर बन जाएगा 37। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 37। अब हमें देखना है कि संख्या 37 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 37 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 11 से यहाँ पर 22 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से यहाँ पर 22 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 13 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 11 से यहाँ पर 22 बन जाएगा कैसे। यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, इस 11 का मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ में तो यहाँ पर बन जाएगा 11 दुआ के 22 और 22 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 13 के अंदर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 13 दुआ के
26। अब हमें देखना है कि 26 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 26 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए जब एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर और किस टाइप से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 11 से यहाँ पर 22 कैसे बना है। तो 11 से यहाँ पर 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो एक और एक मिलकर बन जाएगा 2। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसी 11 के साथ में तो यहाँ पर बन जाएगा 11 दुआ के 22, और 22 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 13 के अंदर और इस 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 11 की तरह इस 13 की दोनों संख्याओं को आपस में सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। अब इस 4 का भी हम क्या कर देंगे, इसी 13 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 13 चौके 52, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब हमें देखना है कि संख्या 52 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 52 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 10, 10 के बाद में 22, 22 के बाद में 13, 13 के बाद में 28, 28 के बाद में 16 और 16 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले छोटी उसके बाद में बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी इस टाइप से दी जाए तो उस टाइप के सीरीज को आपको सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर जैसे यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले दिया गया है 10, 10 के बाद में 22, 22 के बाद में 13, यानी कि सबसे पहले संख्या छोटी है फिर बड़ी है फिर संख्या छोटी है फिर संख्या बड़ी है। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले दिया गया है 10, 10 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे 13। तो मेरे भाई 10 से 13 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें, तो 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, 16। तो 13 से 16 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें, तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो प्रश्न चिन्ह से आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी टाइप से जो सीरीज में संख्या छूटी है उसको भी क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 22, 22 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, 28 है। तो 22 से 28 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें, तो 22 और 6 मिलकर बन जाएगा 28। अब 28 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए 22 से 28 बनाने के लिए क्या किया गया है, +6 किया गया है। तो 28 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 28 के अंदर +6 कर देंगे तो 28 और 6 मिलकर बन जाएगा 34, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 34। अब हमें देखना है कि संख्या 34 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 34 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के सीरीज वाले प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 11, 11 के बाद में 14, 14 के बाद में 13, 13 के बाद में प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह के बाद में संख्या दी गई है 15। यानी कि सीरीज को यदि आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए संख्या दी गई है 9, 9 के बाद में संख्या दी गई है 12, यानी कि पहले संख्या छोटी से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। फिर देखिए 12 के बाद में दिया गया है 11, यानी कि बड़ी संख्या से फिर क्या हो रही है, छोटी हो रही है। फिर देखिए 11 से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी कि छोटी से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। फिर देखिए 14 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, यानी कि बड़ी संख्या से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। जब भी आपको सीरीज के अंदर लगे कि पहले संख्या छोटी उसके बाद में बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, इस टाइप से संख्या दी गई है, उस टाइप के सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सीरीज को सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या 9, 9 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 11। तो 9 से 11 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 13। तो 11 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 15। तो 13 से 15 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर भी क्या कर दें, +2 कर दें तो 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई जो सीरीज छूट गया उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर है 12, 12 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है, 14,
12 से 14 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई 12 से 14 बनाने के लिए क्या किया है, +2। तो 14 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे +2। तो मेरे भाई 14 के अंदर +2 कर देंगे तो 14 और 2 मिलकर बन जाएगा 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 16 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:26 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो भी समय आपको प्रश्न के अंदर दिया जाए उस समय को आपको घटा देना है 11:60 में से। यदि आपको प्रश्न के अंदर वास्तविक समय दिया जाए और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा है ये पूछा जाए तब भी आपको 11:60 में से घटाना है। और यदि आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न दिया जाए कि दर्पण प्रतिबिंब में जो समय हो रहा है उस समय से आपको वास्तविक समय पूछे तब भी आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है वास्तविक समय दिया गया है 10:26 और हमसे पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो मेरे भाई इस समय को हम क्या कर देंगे, 11:60 में से घटा देंगे तो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 11:60 में से हम घटा देंगे 10:26 को। तो यहाँ पर देखिए 60 में से 26 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 34। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 11 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:26 हो रहा है तो मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 1:34। अब हमें देखना है कि 1:34 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 1:34 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी नदी की, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी की, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी की और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पंचगंगा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका
कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है असम राज्य में, ऑप्शन सी है त्रिपुरा राज्य में, और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है टाइफाइड, और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण मधुमेह रोग होता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और आपके एग्जाम के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता रहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी है इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन सी है तापी नदी पर, और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि श्री सेलम बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि श्री सेलम बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब राज्य का, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य का, ऑप्शन सी है झारखंड राज्य का और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गिद्दा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।